नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब के विचारों में गोता लगा रहे हैं जिसने सिलिकॉन वैली और उससे बाहर भी मतलब सोच को काफी बदला है। हाँ, पीटर थील की 0 to 1। जी, 0 to 1 नोट्स ऑन स्टार्टअप्स और हाउ टू बिल्ड द फ्यूचर। और थील कोई सिर्फ लेखक नहीं है, वो पेपैल, पैलेंटियर जैसी बड़ी कंपनियों के को फाउंडर रहे हैं। और फेसबुक, स्पेसएक्स जैसी कितनी ही कंपनियों में शुरुआती निवेशक भी। उनका अनुभव बहुत गहरा है इसमें। बिल्कुल। और इस किताब का जो मूल आइडिया है वो बड़ा सीधा सा है कि बिजनेस में हर असली इनोवेशन, हर नया मोड़ वो बस एक ही बार होता है। हाँ, मतलब अगला बिल गेट्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा। और अगला जकरबर्ग सोशल नेटवर्क नहीं बनाएगा। तो सवाल है भविष्य बनता कैसे है, और थील कहते हैं कुछ बिल्कुल नया बनाकर, 0 से 1 जाकर, 0 to 1। न कि सिर्फ उन चीजों की नकल करके जो पहले से हैं, जिसे वो 1 to N कहते हैं। सही कहा। तो आज हम इसी 0 to 1 वाली सोच के कुछ सबसे कह सकते हैं दमदार और कहीं कहीं चौंकाने वाले हिस्सों को समझेंगे। हाँ, और ये सिर्फ स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो ये समझना चाहता है कि भाई नई तकनीक दुनिया को बदलती कैसे है, या फिर क्यों थील मानते हैं कि कंपटीशन मतलब प्रतिस्पर्धा शायद उतनी अच्छी नहीं है जितनी हम हमेशा से सुनते आए हैं। और वो कौन सी बातें हैं जो कुछ कंपनियों को बिल्कुल अलग और इतनी कामयाब बना देती हैं। तो चलिए पीटर थील के भविष्य बनाने के इस अनोखे प्लेबुक को खोलते हैं। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यही आइडिया 0 to 1 बनाम 1 to N। हाँ, 1 to N का मतलब हुआ कि जो चीजें पहले से काम कर रही हैं उन्हीं की नकल करना, उनको फैलाना। बिल्कुल। इसे हॉरिजॉन्टल या विस्तृत प्रगति कह सकते हैं। जैसे एक कामयाब रेस्टोरेंट की और ब्रांच खोल देता। हाँ, या बड़े स्केल पर देखें तो जैसे चीन ने पिछले कुछ दशकों में किया, पश्चिमी टेक्नोलॉजी और बिजनेस मॉडल अपनाए और तेजी से विकास किया है। और थील इसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, एक जगह की कामयाब चीज को हर जगह ले जाना। 1 to N। और इसके बिल्कुल उलट इसके उलट है 0 to 1, यानी कुछ ऐसा बनाना जो पहले था ही नहीं। ये वर्टिकल या गहन प्रगति है। अच्छा। जैसे अगर आपके पास टाइपराइटर है और आप वैसे ही 100 और बना दें तो वो 1 to N है। ठीक है। लेकिन अगर आप टाइपराइटर की जगह एक वर्ड प्रोसेसर बना दें, कुछ एकदम नया, फंडामेंटली बेहतर, हाँ, तो वो 0 to 1 हुआ। बिल्कुल। और थील इसी को टेक्नोलॉजी कहते हैं। और यहाँ टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ कंप्यूटर या गैजेट्स नहीं है। अच्छा। नहीं, कुछ भी करने का कोई भी नया और बेहतर तरीका वो टेक्नोलॉजी है। ये दिलचस्प है। और यहीं पर उनका वो थोड़ा कह सकते हैं विवादास्पद विचार आता है। हाँ, कि भविष्य ग्लोबलाइजेशन से नहीं, टेक्नोलॉजी से तय होगा। जी। उनका तर्क है कि अगर हम नई टेक्नोलॉजी नहीं बनाते तो जो मौजूदा तरीके हैं उन्हें ही पूरी दुनिया में फैलाना सस्टेनेबल नहीं है, बिल्कुल। टिकाऊ नहीं है। बिल्कुल। सोचिए जरा, अगर दुनिया का हर देश, भारत, चीन, सब अमेरिकी लाइफस्टाइल जीने लगे, उतनी ही एनर्जी इस्तेमाल करने लगे, तो हमारा जो सीमित संसाधन है, पर्यावरण है, उसका क्या होगा? ये तो विनाशकारी होगा। यही यही असली मुद्दा है। बिना नई टेक्नोलॉजी के जो हमें कम से ज्यादा पाने का तरीका सिखाए, सिर्फ ग्लोबलाइजेशन से तो संघर्ष बढ़ेगा संसाधनों के लिए। और थील के अनुसार यही क्षमता नई तरीके इजाद करने की, जिसे वो टेक्नोलॉजी कहते हैं, यही इंसानों को बाकी प्रजातियों से अलग करती है। हम सिर्फ दुनिया को स्वीकार नहीं करते, हम उसे बदलते हैं। हाँ, हम उसे बदलते हैं, बेहतर बनाते हैं। स्टीम इंजन से लेके इंटरनेट तक ये टेक्नोलॉजी ही है। हाँ, नया बनाना मुश्किल है, जोखिम भरा है, पर असली तरक्की इसी से आती है। ये अपने आप नहीं होती। सोचना पड़ता है, करना पड़ता है। बिल्कुल। चलिए अब एक और बहुत दिलचस्प और शायद सबसे ज्यादा बहस छेड़ने वाले विचार पर आते हैं। कंपटीशन बनाम मोनोपोली। हाँ, हमारी बिजनेस की किताबों में, सोच में यही बसा है कि भाई कंपटीशन तो बहुत अच्छी चीज है, खरीदारों को फायदा होता है, कंपनियां बेहतर बनती हैं। पर थील कहते हैं, रुको, वो कहते हैं पूंजीवाद और प्रतियोगिता यानी कैपिटलिज्म और कंपटीशन ये दोस्त नहीं बल्कि विपरीत हैं। उल्टे हैं। उल्टे हैं। ये कैसे? उनका तर्क है कि परफेक्ट कंपटीशन में, मतलब जहां बहुत सारी कंपनियां एक जैसा सामान बेच रही हो, वहां किसी के लिए भी ठीक ठाक मुनाफा कमाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अच्छा। सब बस कीमत पर लड़ते रहते हैं। किसी के पास कुछ नया सोचने, R&D करने, कर्मचारियों को अच्छी सैलरी देने का पैसा ही नहीं बचता। मार्जिन बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, वो क्लासिक उदाहरण देते हैं अमेरिकन एयरलाइन इंडस्ट्री का। सोचिए कितना बड़ा बिजनेस है, अरबों डॉलर का रेवेन्यू, रोज लाखों लोग सफर करते हैं। हाँ। लेकिन अगर आप देखें कि एक यात्री पर वो कितना कमाते हैं, तो बहुत ही कम होता है, कुछ सेंट्स में। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सब एक जैसी सर्विस, दाम कम रखने का दबाव। बिल्कुल।
अब इसकी तुलना गूगल से कीजिए। सर्च इंजन मार्केट में गूगल का क्या है? लगभग एकाधिकार है। हाँ, कह सकते हैं। एयरलाइंस के मुकाबले रेवेन्यू शायद कम हो, लेकिन मुनाफा वो कहीं कहीं ज्यादा है, क्योंकि वो कुछ ऐसा दे रहे हैं जिसका कोई सीधा बराबर का विकल्प नहीं है। तो फिर थील का समाधान क्या है? अगर कंपटीशन बुरी है तो क्या करें? वो कहते हैं क्रिएटिव मोनोपोली बनाओ, एक रचनात्मक एकाधिकार। मतलब ऐसी कंपनी जो कुछ ऐसा अनोखा और इतना बेहतर करे कि इसका कोई मुकाबला ही ना कर सके। बिल्कुल। अब मोनोपोली शब्द सुनते ही हमें लगता है ये तो बुरी चीज है, ग्राहकों का शोषण होता है। हाँ, हमारे कान खड़े हो जाते हैं। जी, और थील भी मानते हैं कि मोनोपोली बुरी हो सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब दुनिया स्थिर हो, कुछ बदल ना रहा हो। अच्छा। हाँ, अगर कोई कंपनी पुरानी टेक्नोलॉजी पर एकाधिकार जमा कर बैठ जाए और कुछ नया न करे तो वो बुरी है। लेकिन एक डायनामिक दुनिया में जहां लगातार नई चीजें बन रही हैं, वहां क्रिएटिव मोनोपोली वो कंपनियां होती हैं जो कुछ बिल्कुल नया बनाकर पूरी इंडस्ट्री को आगे ले जाती हैं। सोचिए गूगल सर्च या एप्पल का आईफोन। हाँ, उन्होंने एक तरह का एकाधिकार बनाया, पर ग्राहकों को कुछ ऐसा दिया जो पहले था ही नहीं। सही कहा। और क्योंकि इन कंपनियों को हर पल सिर्फ दाम कम करने की चिंता नहीं करनी पड़ती, उनके पास वो मुनाफा और स्थिरता होती है जिससे वो लंबी अवधि का सोच सकें। बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा सकें। हाँ, अपने कर्मचारियों का बेहतर ख्याल रख सकें। तो एक गतिशील दुनिया में क्रिएटिव मोनोपोली अच्छी चीज है, वो प्रोग्रेस लाती है। तो ऐसी एकाधिकार वाली कंपनियां बनती कैसे हैं? क्या खासियत होती है उनमें? थील ने कुछ बताया है? हाँ, वो कुछ विशेषताएं बताते हैं। पहला और सबसे जरूरी, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। मतलब आपकी अपनी कोई खास तकनीक जिसका सीक्रेट आपके पास हो और जिसकी नकल करना बहुत मुश्किल या नामुमकिन हो। और ये सिर्फ थोड़ी बेहतर नहीं होनी चाहिए। कितनी बेहतर? कम से कम 10 गुना बेहतर। 10 गुना? हाँ, ताकि लोग पुरानी चीज छोड़कर आपकी नई चीज अपनाने पर मजबूर हो जाएं। इतना बड़ा अंतर होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा है नेटवर्क इफेक्ट्स। मतलब आपका प्रोडक्ट ऐसा हो कि जितने ज्यादा लोग इसे इस्तेमाल करें, वो उतना ही बेहतर और उपयोगी बनता जाए। जैसे फेसबुक या व्हाट्सएप अकेले चलाने में मजा नहीं। बिल्कुल, जितने ज्यादा दोस्त उस पे होंगे वो उतना ही वैल्यूएबल होगा। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखनी है। क्या? कि नेटवर्क इफेक्ट वाली कंपनियों की शुरुआत अक्सर बहुत छोटे केंद्रित बाजार से करनी पड़ती है। फेसबुक ने हार्वर्ड से शुरू किया था। हाँ, याद है। तीसरा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मतलब कंपनी जैसे जैसे बड़ी होती जाए वो और मजबूत होती जाए, उसकी लागत कम होती जाए। जैसे सॉफ्टवेयर कंपनियां, बनाने का खर्चा एक बार आता है, फिर बेचने में ज्यादा लागत नहीं। बिल्कुल। तो बड़ी कंपनियां प्रतिग्राहक कम लागत पर काम कर सकती हैं, जो उनका एक फायदा बन जाता है। और चौथा है ब्रांडिंग। एक मजबूत ब्रांड जैसे एप्पल का है, वो अपने आप में एक बहुत ताकतवर एकाधिकार बन सकता है। लोग सिर्फ फीचर नहीं खरीदते, वो ब्रांड से जुड़ाव महसूस करते हैं। ये 4 बातें: टेक्नोलॉजी, नेटवर्क इफेक्ट, स्केल और ब्रांड। हाँ, और इन सब को समेटते हुए थील का एक बहुत मशहूर वाक्य है। वो कहते हैं, सभी खुशहाल कंपनियां अलग होती हैं, हर एक किसी अनोखी समस्या का समाधान करके एकाधिकार अर्जित करती हैं। सभी असफल कंपनियां एक जैसी होती हैं, वे प्रतिस्पर्धा से बचने में विफल रहीं। वाह, मतलब साफ है, अगर कामयाब होना है तो अलग बनो, भीड़ से हटकर कुछ करो, नकल मत करो। बिल्कुल। तो ये जो अनोखी एकाधिकार जैसी कंपनियां हैं, इनका आइडिया आता कहाँ से है? मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी या नेटवर्क इफेक्ट तो काफी नहीं होगा। नहीं, थील मानते हैं कि इनकी नींव रखी जाती है एक रहस्य या छिपे हुए सच को पहचानने में। कुछ ऐसा जिसे ज्यादातर दुनिया या तो देख नहीं रही है या मानने को तैयार नहीं है। उनका वो मशहूर सवाल है ना? हाँ, उनका पसंदीदा सवाल। वो कौन सा महत्वपूर्ण सच है जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत हैं? ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, उसका जवाब देना उतना ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये कि हमारा पूरा सिस्टम, हमारे स्कूल, समाज हमें ज्यादातर वही बातें सिखाते हैं जिन पर सब सहमत हो। कन्वेंशनल विजडम। हाँ, अलग सोचना, कुछ ऐसा कहना जो पॉपुलर ना हो, उसमें रिस्क लगता है। बिल्कुल, हिम्मत चाहिए। थील कहते हैं कि दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं है, कमी है उस साहस की जो आपको भीड़ के खिलाफ जाकर कुछ नया कहने या करने दे। और आजकल तो ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि अब खोजने के लिए कोई बड़े रहस्य बचे ही नहीं है, दुनिया का नक्शा पूरा बन चुका है, विज्ञान बहुत आगे है। हाँ, ये सोच काफी आम है। इसके कई कारण हो सकते हैं। शायद स्कूलों में हमें सिर्फ छोटे छोटे सुधार करने को कहा जाता है, बड़े आइडियाज को नहीं।
या असफलता का डर इतना ज्यादा है कि हम कुछ बड़ा ट्राई ही नहीं करते? या शायद हमें लगता है कि इंटरनेट और ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया को इतना सपाट कर दिया है कि अब कुछ छुपा हुआ बचा ही नहीं है, सब कुछ सबके सामने है। हम्म। थील इसके लिए ह्यूलेट पैकेर्ड मतलब एचपी का उदाहरण देते हैं। 90s के दशक में एचपी कितनी इनोवेटिव कंपनी थी। हाँ, प्रिंटर, कंप्यूटर। हाँ, लेकिन फिर कंपनी के मैनेजमेंट ने ये सोचना शुरू कर दिया कि भई अब बड़े आविष्कार का दौर खत्म, अब बस मौजूदा चीजों को बेहतर बनाओ या दूसरी कंपनी को खरीद लो। और नतीजा? नतीजा ये हुआ कि कंपनी धीरे धीरे अपनी वो इनोवेशन वाली धार खोती गई। उन्होंने जैसे भविष्य में छिपे रहस्यों पर यकीन करना ही छोड़ दिया। लेकिन थील का मानना है कि नहीं, अभी भी बहुत सारे रहस्य खोजने बाकी हैं। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं ये प्रकृति के रहस्य हो सकते हैं, विज्ञान में, मेडिसिन में, ऊर्जा के क्षेत्र में अभी कितना कुछ जानना बाकी है। या फिर ये लोगों के बारे में रहस्य हो सकते हैं, वो बातें जो लोग अपने बारे में नहीं जानते या दुनिया से छिपाते हैं। या वो जरूरतें जिन्हें लोग खुद पहचान नहीं पा रहे। और सबसे अच्छी जगह रहस्य खोजने की वो है जहां कोई और देख नहीं रहा। उन फील्ड्स पर ध्यान दो जो महत्वपूर्ण तो हैं पर जिन्हें लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। जैसे वो पोषण, न्यूट्रिशन का उदाहरण देते हैं। हाँ, सबके लिए जरूरी है पर कितनी अलग अलग राय है, कितना कम स्टैंडर्डाइजेशन है, यहाँ बहुत कुछ खोजा जा सकता है। तो जब आप कोई ऐसा रहस्य खोज लेते हैं, कोई ऐसा सच जिस पर दुनिया यकीन नहीं करती पर आपको पक्का यकीन है, तो अगला कदम क्या है, जिसे बताएं? थील का सुझाव है सबको मत बताओ। अच्छा। हाँ, सिर्फ उन लोगों को बताओ जिनकी आपको जरूरत है, जिनके साथ मिलकर आप उस रहस्य को हकीकत में बदलना चाहते हो। वो कहते हैं कामयाब स्टार्टअप एक तरह से उस रहस्य के इर्द गिर्द बनी एक साजिश की तरह होती है। साजिश? ये तो बड़ा मजबूत शब्द है। हाँ, मतलब एक छोटा ग्रुप जो दुनिया को बदलने का एक सीक्रेट प्लान बना रहा है। सोचिए एयरबीएनबी या उबर के बारे में। हाँ, किसने सोचा था कि लोग अजनबियों को अपने घर में सोने देंगे या अपनी कार में लिफ्ट देंगे? बिल्कुल, ये उस समय छिपे हुए सच थे। इन कंपनियों ने उन्हें पहचाना और उन पर बिजनेस खड़ा कर दिया। तो रहस्य खोजो और फिर उसे सही लोगों के साथ शेयर करो। ठीक है, तो मान लीजिए एक सीक्रेट मिल गया, एक अनोखा आइडिया है। अब आगे क्या? थील कहते हैं शुरुआत मतलब फाउंडेशन बहुत मायने रखती है। हाँ, उनका नियम है, एक स्टार्टअप जिसकी नींव में गड़बड़ी हो उसे बाद में ठीक नहीं किया जा सकता। मतलब शुरू में ही सब सही होना चाहिए। और नींव का सबसे पहला और सबसे जरूरी पत्थर। मतलब किसके साथ शुरू कर रहे हैं? आपके सह संस्थापक, को-फाउंडर्स। इस पे वो बहुत जोर देते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। वो कहते हैं को-फाउंडर्स का रिश्ता बहुत मजबूत होना चाहिए। उनके बीच पहले से जान पहचान, समझदारी, साथ काम करने का अनुभव हो तो और अच्छा। मतलब किसी नेटवर्किंग इवेंट में मिले और अगले दिन कंपनी खोल दी, ये ठीक नहीं। ये बहुत जोखिम भरा है। थील कहते हैं ये शादी करने जैसा है, सोच समझकर करना चाहिए। आपकी हिस्ट्री होनी चाहिए साथ में। और सिर्फ को फाउंडर्स ही नहीं, पूरी टीम में तालमेल, अलाइनमेंट होना जरूरी है। बिल्कुल, वो 3 चीजों पर ध्यान देने को कहते हैं। स्वामित्व यानी ओनरशिप, इक्विटी किसके पास है। ठीक है। कब्जा यानी पोजेशन, कंपनी को रोजाना चला कौन रहा है, असल में काम कौन कर रहा है। और तीसरा है नियंत्रण यानी कंट्रोल, औपचारिक रूप से फैसले कौन ले रहा है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इन तीनों में तालमेल होना चाहिए। हाँ, अगर ये तीनों अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं तो गड़बड़ होगी। वो सरकारी दफ्तर जैसे डीएमवी का उदाहरण देते हैं। वहाँ क्या होता है? स्वामित्व जनता का है पर नाम का, कब्जा वहां काम करने वाले बाबुओं का है, और कंट्रोल नेताओं का, जो शायद रोजमर्रा के कामों पर उतना ध्यान नहीं देते। नतीजा, एक सिस्टम जो किसी के लिए ठीक से काम नहीं करता। तो स्टार्टअप में ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। इसीलिए वो कुछ प्रैक्टिकल सलाह देते हैं, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स छोटा रखो। कितना छोटा? 3 सदस्य आदर्श हैं, 5 से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं। बड़ा बोर्ड धीमा होता है, फैसले नहीं ले पाता, अंदरूनी राजनीति होती है। और टीम के बाकी लोगों के बारे में? सब फुल टाइम होने चाहिए, पूरी तरह समर्पित, कोई पार्ट टाइमर या सलाहकार नहीं। वो केन केसी का कोट इस्तेमाल करते हैं, या तो बस में हो या बस से बाहर। जो पूरी तरह कमिटेड नहीं है वो साथ नहीं होने चाहिए। हाँ, क्योंकि उनका इंसेंटिव अक्सर कंपनी के लंबे भविष्य से जुड़ा नहीं होता। यहाँ एक और चौंकाने वाली बात आती है, सैलरी और शेयर्स को लेकर मुआवजा। हाँ, सीईओ की सैलरी। जी, थील का मानना है कि शुरुआती दौर की स्टार्टअप की सीईओ की सैलरी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। $150,000 सालाना से भी कम, शायद। ये तो बहुत कम लगता है। हाँ, ये उनकी सबसे क्या कहते हैं काउंटर इंट्यूटिव सलाहों में से एक है। लेकिन इसके पीछे लॉजिक है। क्या लॉजिक है?
कम सीईओ सैलरी एक मिसाल कायम करती है। ये दिखाती है कि लीडर का फोकस कंपनी की वैल्यू बढ़ाने पर है, न कि अपनी जेब भरने पर। ज्यादा कैश सैलरी लोगों को आज के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, जबकि इक्विटी यानी कंपनी के शेयर्स लोगों को भविष्य में बड़ा मूल्य बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो उनका जोर इक्विटी पर ज्यादा है। हाँ, कैश कम, इक्विटी ज्यादा। लेकिन वो ये भी चेतावनी देते हैं कि इक्विटी किसे, कितनी और कब दी जाए, ये फैसले बहुत सावधानी से और अक्सर गोपनीय तरीके से करने चाहिए। क्यों? ताकि टीम में चलन या झगड़े ना हो। इक्विटी का बंटवारा बहुत सेंसिटिव मामला होता है। समझ गए। तो आइडिया हो गया, टीम बन गई। अब प्रोडक्ट को ग्राहकों तक पहुंचाना भी तो है। हाँ, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। और यहीं आकर अक्सर अच्छी टेक कंपनियां भी कह सकते हैं मात खा जाती हैं। बिल्कुल। एक आम धारणा है, खासकर इंजीनियरों में, कि अच्छा प्रोडक्ट खुद बिकता है। बिल्ड इट एंड दे विल कम। पर थील कहते हैं ये खतरनाक भ्रम है। हाँ, बहुत खतरनाक। सच्चाई ये है कि प्रोडक्ट कितना भी शानदार हो, उसे लोगों तक पहुंचाने, उन्हें समझाने और बेचने के लिए जबरदस्त मेहनत लगती है। बिक्री नहीं बढ़ती है। हाँ, और बिक्री अक्सर तब ज्यादा कारगर होती है जब वो छिपी हुई हो। इसीलिए हम सेल्समैन को अकाउंट एग्जीक्यूटिव या बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर कहते हैं। अच्छा। थील के लिए वितरण कोई बाद की चीज नहीं है। ये शुरू से ही आपकी स्ट्रैटेजी का और यहां तक कि प्रोडक्ट डिजाइन का हिस्सा होना चाहिए। और इसमें किन बातों का ध्यान रखना है? 2 मैट्रिक्स बहुत जरूरी है। एक है CLV, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, मतलब एक ग्राहक अपनी पूरी जिंदगी में आपकी कंपनी को कितना मुनाफा देगा। और दूसरा है CAC, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, यानी एक नया ग्राहक पाने में आपका कितना खर्चा हुआ, मार्केटिंग, सेल्स सब मिलाकर। और नियम क्या है? सीधा सा नियम है, आपका CLV हमेशा आपके CAC से काफी ज्यादा होना चाहिए। अगर ग्राहक लाने का खर्चा उससे होने वाली कमाई से ज्यादा है तो बिजनेस टिकेगा नहीं। हाँ, चाहे प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपका बिजनेस मॉडल ही गलत है। तो वितरण के तरीके क्या-क्या हो सकते हैं? कई तरीके हैं, और सही तरीका आपके प्रोडक्ट की कीमत और आपके ग्राहक कौन है इस पर निर्भर करता है। जैसे एक है कॉम्प्लेक्स सेल्स। ये तब होता है जब आप बहुत बड़ी डील कर रहे हो, लाखों करोड़ों डॉलर की, जैसे SpaceX रॉकेट बेच रहा हो। हाँ। यहाँ CEO खुद बिक्री में शामिल होते हैं। रिश्ते बनाने में सालों लग सकते हैं। फिर है पर्सनल सेल्स। यहाँ डील थोड़ी छोटी होती है, शायद कुछ हजार या लाख डॉलर की। इसके लिए आपको एक अच्छी सेल्स टीम चाहिए जो क्लाइंट से मिलकर प्रोडक्ट बेचे, जैसे सॉफ्टवेयर बेचने वाली कंपनियां। ठीक है। और अगर प्रोडक्ट सस्ता हो? अगर प्रोडक्ट सस्ता है और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है तो मार्केटिंग और विज्ञापन काम आते हैं। टीवी एड, ऑनलाइन विज्ञापन, जैसे रोजमर्रा के सामान या फैशन ब्रांड्स। और एक और तरीका है जो आजकल बहुत पॉपुलर है। हाँ, वायरल मार्केटिंग। ये सबसे आकर्षक है। यहाँ प्रोडक्ट खुद ही फैलने में मदद करता है। मतलब प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से ही लोग अपने दोस्तों को उसके बारे में बताते हैं या उन्हें इस्तेमाल करने के लिए बुलाते हैं, जैसे शुरुआती दिनों में हॉटमेल, पेपाल या फेसबुक। इनमें से कौन सा तरीका चुनना चाहिए? थील यहाँ भी एक पावर लॉ की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आमतौर पर इन सब तरीकों में से कोई एक तरीका आपके बिजनेस के लिए बाकी सबसे कहीं ज्यादा कारगर होगा। तो बेहतर है कि आप कई अलग-अलग चैनलों पर थोड़ा-थोड़ा पैसा और मेहनत लगाने की बजाय उस एक सही चैनल को ढूंढें और उसे पूरी तरह सफल बनाने में अपनी सारी ताकत लगा दें। एक चैनल को मास्टर करें। ये जरूरी बात है। और ये भी याद रखना जरूरी है कि बिक्री सिर्फ ग्राहकों को नहीं करनी पड़ती। अच्छा, और किसे? एक फाउंडर या CEO को लगातार अपनी कंपनी को बेचना पड़ता है, अच्छे कर्मचारियों को अपनी टीम में लाने के लिए, निवेशकों को पैसा लगाने के लिए राजी करने के लिए, मीडिया को अपनी कहानी बताने के लिए। हर लेवल पर आपको बेचना पड़ता है। वितरण और बिक्री की कला बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो आज हमने पीटर थील की किताब 0 to 1 के कुछ मुख्य विचारों को समझा। हमने देखा कि कैसे कुछ नया बनाना यानी 0 से 1 जाना सिर्फ नकल करने यानी 1 to N जाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है भविष्य के लिए। हाँ, और हमने प्रतिस्पर्धा पर उनके अनोखे नजरिए को देखा कि कैसे क्रिएटिव मोनोपोली बनाना जरूरी हो सकता है, यानी रहस्यों को खोजने की जरूरत पर बात की। एक मजबूत नींव और सही टीम बनाने के महत्व को समझा, खासकर को-फाउंडर्स और शुरुआती टीम। और अंत में बिक्री और वितरण की उस भूमिका को समझा जिसे अक्सर खासकर टेक वर्ल्ड में अनदेखा कर दिया जाता है। हाँ, ये सब मिलकर थील के उस फ्रेमवर्क का हिस्सा है जो भविष्य की महान कंपनियां बनाने का रास्ता दिखाता है। अंत में एक सवाल जो दिमाग में आता है, या कह सकते हैं एक विचार जो ये किताब छोड़ जाती है। हाँ,
वो भविष्य के 2 रास्तों का चुनाव है। एक रास्ता है ठहराव और संघर्ष का, जहां हम मौजूदा चीजों के लिए ही लड़ते रहें। और दूसरा रास्ता है तकनीकी प्रगति का, जहां हम नई तकनीकें बनाकर 0 से 1 जाकर सबके लिए एक बेहतर भविष्य बनाएं। और थील का संदेश बहुत साफ है। भविष्य अपने आप बेहतर नहीं होगा, उसे बनाना पड़ेगा। उसके लिए निश्चित योजनाएं बनानी होंगी, डेफिनेट ऑप्टिमिज्म रखना होगा। लेकिन आज की दुनिया जो अक्सर अनिश्चित लगती है, उसमें हम वो निश्चित आशावाद और उन रहस्यों को खोजने का साहस कहाँ से लाएं जिन पर कल की महान कंपनियां बनेंगी? ये शायद सबसे बड़ा सवाल है जो ये किताब हमारे लिए छोड़ जाती है। सोचने वाली बात है।